है ना, डायमेंशंस का क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। ये तो लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराए थे? सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन किए थे क्या? mv²/r जो फॉर्मूला आया था, नोट्स बनाए थे ना गौरव? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t, वेलोसिटी v एंड टाइम t, है ना? फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities then find dimension of energy, then find dimension of एनर्जी। एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना? कह रहे हैं कि हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। ऐसे तो हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है, लेकिन नए सिस्टम में फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया, तो बोल रहा है कि एनर्जी का डायमेंशन पता करिए। हम लोग एनर्जी का डायमेंशन किस में लिखते हैं? एमएलटी के टर्म्स में लिखते हैं। अब कह रहा है कि एफ, वी और टी के टर्म्स में लिखिए एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन लिखना है एफ, वी और टी के टर्म्स में। यानी आप ऐसे समझ लो कि आपको एक तरह से एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है एफ, वी और टी के टर्म्स में, है कि नहीं? तो हम लोग बोल देंगे ये जो एनर्जी है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एफ, वी, टी। एफ का पावर ए ले लो, वी का पावर बी ले लो, टी का पावर सी ले लो। यहाँ पे ए बी सी फाइंड कर लो, बस हो गया, है कि नहीं? वही डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग अपना ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें पता है एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, जो ई का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू एफ का पावर ए, वी का पावर बी, टी का पावर सी का डायमेंशन। एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। अब आपको इसके लिए डायमेंशन याद रखना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम सबका डायमेंशन पुट करो, ए बी सी का वैल्यू निकाल लो।
है ना, इसमें सारा डायमेंशन पुट करो, सॉल्व कर लो। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2, ml2t-2। फोर्स का डायमेंशन होगा mlt-2, है ना, इस पूरे का पावर a। नहीं, ये फोर्स का डायमेंशन है mlt-2। वेलोसिटी का डायमेंशन विल बी lt-1। हाँ, यहाँ से देखो, अभी चेक करते हैं एबीसी का, देख लो वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, है ना। ml2t-2 इज इक्वल टू, देखो m का डायमेंशन क्या आ रहा है, यहीं पे m दिख रहा है, m का पावर a। l का डायमेंशन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर b है, तो a प्लस बी। टाइम का डायमेंशन क्या आ रहा है, यहाँ से -2a, यहाँ से -b और यहाँ से +c। कंपेयर कर लो दोनों साइड, है ना। कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड, हम लोग क्या बोल सकते हैं, a किसके बराबर आ रहा है, 1, a इक्वल टू 1। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 2, है ना। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू -2। यहाँ पे a का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2, देयरफॉर b इक्वल टू 1, b का वैल्यू भी 1 आ रहा है। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर दो, a रखो, -2 इंटू 1 -2, -1 प्लस सी इक्वल टू -2। यहाँ से c का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। a b c तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 आ रहा है। जल्दी जल्दी आ जाओ, यानी हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 आ गया, देयरफॉर, है ना। तो जो एनर्जी है उसका डायमेंशन एफ वी टी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी इंटू टी, एफ इंटू वी इंटू टी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। हिमांशु, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना, समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लेना, जगह छोड़ दो नोट्स में इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। देखो एक चीज ध्यान रखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो सब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड कर गया तब उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, तब हम लोग उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। जैसे क्वेश्चन लिखो, कैन प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी कैन प्रेशर P, comma
डेंसिटी, दैट इज, इसको रो के सिंबल से शो किया जाता है ना, डेंसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी, we can pressure, density and velocity be taken as fundamental quantities, be taken as fundamental quantities. नया क्वेश्चन लिखो, ये वाला लिखो, वो बाकी छोड़ दो, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना, दोनों टाइम पे क्लास आओ। समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी से वाला क्वेश्चन लिखो। तो क्या प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी को हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं क्या? पहले तो तीनों का डायमेंशन लिखो। ये तो नोट कर लिए ना दिव्यांशु? ये हो गया ना? गुड। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। डायमेंशन लिखने के लिए या तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए या फिर यूनिट याद रहना चाहिए, है ना। प्रेशर हमें पता है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, है ना। तो इसको साइड में देखो, सॉल्व कर लो। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है ml/t-2 डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज L2। ये क्या आ जाएगा? ml-1t-2। ये प्रेशर का डायमेंशन। डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी आप जानते हो फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है कि नहीं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता है ना हिमांशु? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। तो यहां से देखो डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ml-3। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं, दैट इज Lt-1। अब हमें तीनों का डायमेंशन दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों को हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं? और फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अभी भी कोई रिचुअल बचा है क्या? हो गया ना सर? इधर ध्यान दो, देखो ये तीनों का डायमेंशन हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें चेक करना है, देखो तो इन तीनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है। अगर मतलब तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों, है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दो पे डिपेंड कर गया, तब इनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जरा चेक करो तो देखो ये रिलेशन आ रहा है क्या? P इक्वल टू रो वी स्क्वायर, P इक्वल टू रो वी स्क्वायर, है ना। मतलब है ना, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंड कर गया, इनमें से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड कर गया, बचे हुए दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पे, मतलब कोई फॉर्मूला क्रिएट हो गया, तो मतलब ये तीनों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। समझ? हाँ, इसको कैसे चेक करोगे, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर को लिख दो
प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड वी, रो का पावर ए, वी का पावर बी। यहां से ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। अगर कोई फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है ना, तब हम लोग इसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो यहां से जब आप ऐसे मान के सॉल्व करना, किसी भी एक को आप ले सकते हो। मान लेना v इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर a, रो का पावर b, मतलब किसी एक को बाकी दो से रिलेट करो। समझ में आ रहा है ना? किसी एक को बाकी दो से रिलेट करो और a और b का कुछ वैल्यू आ जा रहा है, यानी कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर रिलेट हो गया तीनों एक दूसरे से, तो उनको हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। आप यहां से देखना, a और b का वैल्यू फाइंड करना। जब यहां से आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके फाइंड करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आएगा, बताओ b का वैल्यू क्या आएगा? एनालाइज करो तो जल्दी, फास्ट। अरे जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, खटाक खट। 2 आएगा, लिखा हुआ है ना है कि नहीं? लिख दिए हैं हम यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं। b का वैल्यू 2 आएगा, सॉल्व करोगे तो। समझ में आ रहा है ना? ये डायमेंशनल एनालिसिस लगा के आप सॉल्व करना। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, तो यहां से आ जाएगा p इक्वल टू रो वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ना। तो इसका मतलब कि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इन तीनों को हम लोग इन तीनों के ट्रिपलेट को हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। लिख लेना, सिंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन p इक्वल टू रो वी स्क्वायर, since they are related to each other by the relation p equal to rho v square, therefore they cannot be taken as fundamental quantities. क्लियर है ना यहां तक? तो कभी भी अगर कुछ ऐसा क्वांटिटीज दे रखा है और वो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उनको हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। और कैसे पता करेंगे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इन दोनों में से किसी एक को ऐसे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर को लिख दिया, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू वी, रो का पावर ए इंटू वी का पावर बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर आ गया ए और बी का कुछ प्रॉपर वैल्यू, इसका मतलब कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट आंसर कर दो। सुन के आंसर करो। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हम लोग दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो उनको हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं। दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभिषेक कह रहा है कि नहीं कर सकते हैं सर। बताओ अभिषेक, क्यों? तो वही तो कह रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन से नहीं मतलब है। जरूरी थोड़ी है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसा भी तो हमें देखने को मिला है ना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है ना? देखो जैसे बताता हूं, हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप देख लो, आप देखो टॉर्क और एनर्जी है ना, टॉर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप टॉर्क को एनर्जी से ऐड कर दोगे,
सेम फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डायमेंशन के क्वांटिटीज को नहीं। समझ में आ रहा है ना? सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलो यहां तक क्लियर है ना सबको? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। ये डायमेंशन समझ में आ रहा है ना? अब खत्म ही है चैप्टर, अब कुछ बचा नहीं इसमें, सब बता ही दिया हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if energy E, velocity V and time t are taken as fundamental quantities, fundamental quantities, full stop. Yeah, find dimension of surface tension. Find dimension of surface tension, and इसको S बोल दो। फाइंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें हमने एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को अपना फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। तो इनके टर्म्स में अब आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है। सॉल्व करो इसको। जल्दी फटाफट, बहुत आसान सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कराया था। है ना? और कभी भी हम लोग गिवन सेट ऑफ क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी कब मान सकते हैं? तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। देखो जैसे यहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम दे रखा है ना, आप चाहो तो चेक कर लेना अलग से। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आप कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। देख लेना, आप चाहो तो लिख लेना, होमवर्क में चेक कर लेना। आप एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। ये तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं। देखो यहां पे जैसे देखो हम लोग सरफेस टेंशन को लिखते हैं ना mlt के टर्म्स में, वैसे ही हमें उसको लिखना है ev और t के टर्म्स में। तो आप लिख दो ऐसे, सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू e v और टाइम t, e का पावर a, v का पावर b, t का पावर c। अब आप यहां से a b c फाइंड कर लो, आपको सरफेस टेंशन e v और t के टर्म्स में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? खत्म। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
ई का पावर ए, वी का पावर बी, सी का पावर सी, है कि नहीं? सरफेस टेंशन आप जानते हो ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला दैट इज फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, ml t माइनस 2, लेंथ क्या है? l, l से l गया, ये क्या आ गया? mt माइनस 2, यानी l में डायमेंशन 0 हो गया, ml 0 t माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ रहा है? ml 0 t माइनस 2। यहां से देखो क्या आ गया, एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हो, ml 2 t माइनस 2, है ना? इस पूरे का पावर कितना था? a। v देख लो, v को क्या लिख सकते हैं? lt माइनस 1, इस पूरे का पावर b। सबको हमने mlt के टर्म्स में लिखकर कंपेयर कर लेंगे। c क्या है यहाँ पे? c कुछ है ही नहीं, t है ना, टाइम, दैट इज t का पावर c। कोई दिक्कत? अब यहां से देख लो आप क्या आ रहा है, दैट इज m1 l0 t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो m का डायमेंशन क्या आ रहा है? m का डायमेंशन आ रहा है a, m का पावर a था ना, m का डायमेंशन a। l का डायमेंशन देखो क्या आ रहा है? 2a प्लस b, ये l का डायमेंशन आ रहा है। टाइम का डायमेंशन देखो क्या आ रहा है? माइनस 2a माइनस b प्लस c। ये पूरा डायमेंशन हमें मिल रहा है। कंपेयर कर लो LHS को RHS से, पावर को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग LHS विथ RHS। तो यहां से देख लो, देयरफॉर A का वैल्यू कितना आ गया? बोलो, कंपेयर करने पे यहाँ m का पावर है, यहाँ m का पावर 1, A का वैल्यू आ गया 1। नेक्स्ट देखो L के पावर को कंपेयर कर लो, तो यहां से क्या आ रहा है? 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2a इक्वल टू माइनस b, देयरफॉर यहां से क्या आ रहा है? a इक्वल टू माइनस बी बाई, एक ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं? और a आपको पता है क्या है? अच्छा, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, a तो हमें पता ही है ना, a1 है, तो ये क्या आ गया? 2 प्लस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट आप लिखो, टाइम के पावर को कंपेयर कर लो, टाइम के डायमेंशन को कंपेयर कर लो, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस 2। ए और बी का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू 1 है तो ये माइनस 2, बी का वैल्यू क्या है? माइनस 2 है, तो ये माइनस ऑफ माइनस 2 आएगा, प्लस सी इक्वल टू माइनस 2। यहां से देखो क्या गया? माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, देयरफॉर सी का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 2। पुट कर दो ए बी सी का वैल्यू, यहां से क्या आ गया? है ना, ये जो s का डायमेंशन है ये किसके बराबर आएगा? दैट इज e का पावर 1, v का पावर माइनस 2 और t का पावर माइनस 2। मिल गया, e v t के टर्म्स में मिल गया। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना सबको? सही आया है ना? कुछ गलती नहीं ना की है यहाँ कैलकुलेशन में? देख लेना है ना। ई वी टी में ए बी सी माने, ए बी सी सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स एम एल टी माइनस 2, नीचे एल, एल गया ml 0 t माइनस 2, है ना। ई क्या होगा? ml2 फोर्स इंटू लेंथ होता है ना, एनर्जी। ml2 t माइनस 2 का पावर है एल टी माइनस 1 बी टी, m का पावर a 2, l का 2a प्लस b, t का माइनस 2a माइनस b प्लस c। दोनों साइड कंपेयर कर लिए, a का वैल्यू 1, 2a प्लस b इक्वल टू 0, a का वैल्यू पुट किया, b इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2a माइनस b माइनस प्लस c इक्वल टू माइनस 2, कंपेयर किए, उससे माइनस 2 आ गया ये, है कि नहीं? यहाँ a और b का वैल्यू पुट किए, है ना, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस b था ना, तो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, पुट कर तो सही आ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यही सब आता है।
चलो क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। यहां तक नोट कर लिया ना सब? हाँ, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहीं पे क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट लिखा होगा तो एनसीईआरटी की बुक में जाकर देख लेना प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमें दे रखा है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। अब ये सब आप नहीं जानते हो, मैटर वेव क्या होता है, उससे मतलब ही नहीं है, हमें ये समझ में आ रहा है वेवलेंथ का बात कर रहा है। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, जहां वेवलेंथ लिखे हो ना वहां ब्रैकेट में लिख देना लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स में डिपेंड अपॉन, या आप लिख लो डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h, कॉमा मास स्मॉल m, कॉमा एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी v, velocity v of the particle, velocity v of the particle, full stop। कह रहा है derive the formula for wavelength है ना। आपको लैम्डा को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एच एम एंड वी, इन टर्म्स ऑफ एच एम एंड वी। आप इसको कर लोगे ना होमवर्क में, है ना, सबका डायमेंशन फाइंड करना है, इसको होमवर्क में कर लेना, कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट कर लिया ना? इसको होमवर्क में बना लेना। ये हो गया ना? नोट कर लियो ना सब इसको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो देखो ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा था एक बार, जेई एडवांस, है ना। बोल रहे ना जेई एडवांस में आसान आसान सवाल पूछता है एकदम, है ना, जो बेसिक है, बेसिक आना चाहिए बस। देखो लिखा हुआ है ना, बोल रहे ना एवरेज क्वेश्चंस पे फोकस करते जाओ, है ना। लिखा तो लिखा है द लेंथ स्केल एल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी, डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी, डिपेंड्स ऑन द परमिटी, डबल टी यहाँ होगा ना, डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी। परमिटिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे 12th में, अभी आप बस लिख लो। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं? ई नहीं है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डायरेक्ट लिखो परमिटिविटी, ये एल किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी। नेक्स्ट लिखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, है ना। इसको बोल दिया है के और सबस्क्रिप्ट में बी, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर
है ना, इसको बोल दिया है टी कॉमा द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन, द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n of certain charged particles, of certain charged particles, and the charge q, full stop. Which of the following expressions for L are dimensionally correct, चार ऑप्शन दे दिया आपको, है ना। L इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन के बी, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, इंटू टी पूरे का अंडर रूट। ऑप्शन बी दे रखा है एप्सिलॉन, ऑप्शन बी में कह रहा है एल इक्वल टू एप्सिलॉन के बी टी बाई एन क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ऑप्शन सी दे रखा है एल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन एन का पावर 2/3 kb t, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टाइम, इस पूरे का अंडर रूट। और ऑप्शन डी दे रखा है L इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन n का पावर 1/3 kb t अंडर रूट। अब ध्यान दो यहां पर, एक मिनट इधर ध्यान देना। अब आप देखो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, इधर ध्यान दो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इधर ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना। हमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ स्केल, स्केल मत देखो, हमें पता है किसका बात कर रहा है, लेंथ का। कह रहा है कि लेंथ इन सारे चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखो तो इधर ध्यान देना, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इसका पावर ले लो ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है दैट इज के बी, इसका पावर ले लो बी। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका पावर ले लो। और किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन, इसका पावर ले लो डी। एंड सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स एंड द चार्ज क्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर ले लो ई। अब आप अगर ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस बैठाओगे तो सॉल्व कर पाओगे? पूछो क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये लेंथ इधर तो हम लोग जनरली MLT यूज करते हैं, है कि नहीं, M0 L1 T0 लेंथ का डायमेंशन आएगा। इधर देखो आपने कितना वेरिएबल ले लिया, 5 वेरिएबल ले लिया। 5 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए, 5 इक्वेशन चाहिए, है ना। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखते हैं ऐसे 5 इक्वेशन से हो पाएगा कि नहीं।
है ना। परमिटिविटी में ए आ रहा है MLAT, के MLAT के। अगर आप ऐसे करोगे ना हो तो जाएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये परमिटिविटी में ना, जब आप परमिटिविटी का डायमेंशन लिखोगे, जैसे बता दे रहा हूं, देखो परमिटी का डायमेंशन क्या है। चार्ज का तो डायमेंशन आप जानते ही हो क्या होता है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बताओ तो, पहले भी बता चुका हूं। हाँ, चार्ज का डायमेंशन पहले भी बताया था। कब? जब आपको बोला था पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालो, याद आ रहा है ना, वहीं पे चार्ज का डायमेंशन बताया था। अरे चार्ज का फॉर्मूला 10th में पढ़े हो ना, करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन आता है 80, एम्पियर का डायमेंशन 1 इंटू टाइम का डायमेंशन 1। एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, कूलम थोड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, एम्पियर। देख लिए थे सारा लेक्चर, समझ में नहीं आया था? तो जो भी डाउट है, डाउट रखे हो ना लिख के एक जगह। नोट्स नहीं लिखे हो? पूरा नहीं लिखे हैं? लिखे हैं, पूरा नहीं लिखे, सब काम नहीं करना। जो नहीं समझ में आ रहा था वो लिख रहे थे। नोट्स पूरा बनाना है। जो बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तो जो बोर्ड पे लिख दिए हैं वो पूरा नहीं लिखना है कॉपी में। फिर ना हमको लाके दिखाओगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए, तब ना हम उसको बता पाएंगे। तो जो समझ में आए, नहीं समझ में आए, उस पूरे का नोट्स बनाना है, और जो नहीं समझ में आए उसको अलग से लाके पूछ लेना है, ठीक है। बाकी लोग इधर ध्यान दो, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू, अरे इधर ध्यान दो, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी, ठीक। तो चार्ज का डायमेंशन तो आपको पता चल गया। एन का डायमेंशन बताओ तो, देखते हैं बता पा रहे हो कि नहीं। बताओ एन का डायमेंशन। हाँ बताओ हिमांशु, दिव्यांशु, एन का डायमेंशन जल्दी बताओ, फास्ट। अरे जल्दी बताओ, एन का डायमेंशन क्या है? एन क्या लिखा हुआ है, क्या है? स्मॉल एन इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर का डायमेंशन होता है? नहीं होता है। कोई नंबर है जो वॉल्यूम से डिवाइडेड है, यहां पर कोई नंबर है जो किससे डिवाइडेड है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। वॉल्यूम का डायमेंशन L3, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना वॉल्यूम, तो ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, L3। तो यहां से देखो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, दैट इज L माइनस L3। डिनोमिनेटर में था ना, न्यूमरेटर में लेंगे तो L माइनस 3। चलो और देखो, L का डायमेंशन तो आप जानते ही हो, ये तो लेंथ का ही डायमेंशन होगा। तो ये तीनों आसान आसान वाला, ये सब आपको पता है, L का डायमेंशन L का होगा। तो यहाँ पे देखो किसका किसका डायमेंशन पता चल गया, Q एंड L। और ये T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। जनरली हम लोग T टाइम के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ T टेम्परेचर के लिए लिखा है ना वेरिएबल, तो आप टेम्परेचर का डायमेंशन दिखा देना, K में केल्विन, टेम्परेचर लेटर केल्विन यूज करते हैं ना, तो आप दिखा देना उसका डायमेंशन K, है ना। चलो ये तीनों पता चल गया, बस बचा कौन, एप्सिलॉन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी, ये सब डायमेंशन मैं आपको बता दे रहा हूं। परमिटिविटी का डायमेंशन होता है परमिटिविटी, ये परमिटिविटी क्या 12th में समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी बस देख लो डायमेंशन क्या है इसका, M-1 L-3 A2, M-1 L-3 L-3 A2 बाद में लिखेंगे, पहले लिख लो T4 A2। ये परमिटिविटी का डायमेंशन है। परमिटिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पे T टेम्परेचर है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। ये वाला T टाइम था, सॉरी ये वाला T टेम्परेचर था, तो उसका डायमेंशन केल्विन में शो किया है। यहाँ पे जो T लिखा है वो टाइम है,
ये वाला टी टेम्परेचर था, वो लिख दिया यहाँ पे इसीलिए, और ये वाला टी टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है, ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी बस देखते जाओ। m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 k माइनस 1, t माइनस 2 k माइनस 1। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जितना का भी हमने डायमेंशन लिखा, कितने टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी आपको यहाँ दिख रहा है। देखो, एक तो करंट 1, टी टाइम, लेंथ 3, ये के टेम्परेचर 4, और कोई दिख रहा है मास 5, तो 5 दिख रहा है। 5 फंडामेंटल डायमेंशन हमने लिखा है और यहाँ 5 वेरिएबल है, तो 5 इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उल्टा एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखो, आपको ऑप्शन डायरेक्टली गिवन है ना, आपको पता है एलएचएस का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन है। आप बारी बारी से सबका डायमेंशन निकाल लो आरएचएस का, जिसका जिसका डायमेंशन लेंथ का आएगा वो करेक्ट होगा। जिसका आप यहाँ पे ऐसे मत एनालिसिस करना, आप कर सकते हो, बहुत लेंथी होगा, लेकिन आप क्या करना, सीधे ऑप्शन देखना, एलएचएस का डायमेंशन हर जगह लेंथ का है, आप डायरेक्ट आरएचएस का डायमेंशन निकाल लेना, और जहां भी आरएचएस का डायमेंशन एल का आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर लिख लो, होमवर्क में चेक करना है इसको। ये बी और नहीं, ये तो आंसर आएगा इसका बी और डी। आंसर आप टिक कर लो। आप सीधे क्या करना, आरएचएस में जो भी फॉर्मूला गिवन है उसमें डायमेंशन उसका पुट करके सॉल्व कर लेना। जैसे ये क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, तो उसका स्क्वायर है, ध्यान रखना। परमिटिविटी का डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको जाके होमवर्क में करना, तभी कर पाओगे एग्जाम में। और मैंने काफी हिंट दे दिया, ये सब डायमेंशन बता दिया, ऐसे भी समझा दिया, लेकिन ऐसे करना नहीं है, सीधे आप ऑप्शन से करोगे इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? वेरी गुड, नोट कर लो इसको और होमवर्क में करना। आंसर आपको बता दिया हूं, क्या है आंसर, बी एंड डी। समझ गए ना, तो दिक्कत क्लियर है नहीं आता सबको? नोट करो जल्दी इसको। चलो एक आसान क्वेश्चन आ जाए, हो जाए ना। देखो एक फिर एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो ना? बस आपको ये डायमेंशन याद रखना था। आराम से 2 साल का टाइम है, सब डायमेंशन। और डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो आगे चल के आप कोई ना कोई तो फॉर्मूला पढ़ोगे ना जिसमें एप्सिलॉन आएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला पढ़ोगे ना जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। जैसे ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप उस फॉर्मूला की मदद से डायमेंशन फटाक से निकाल लोगे और डायमेंशन पुट करके। बताओ आसान सवाल है कि नहीं है? ये आसान सवाल, ऐसे नहीं एनालिसिस करना, डायरेक्ट आरएचएस का डायमेंशन निकालेंगे और जिसका जिसका लेंथ का डायमेंशन आएगा करेक्ट हो जाएगा। ये सब समझ पा रहे हो जो बोल रहे हैं? बहुत अच्छा, नोट कर लिए तुमने यहां तक? ये सब फर्जी बात है कि 11th-12th का सिलेबस अलग है, जेई मेन का सिलेबस अलग है, जेई एडवांस का सिलेबस हर जगह 2+2 4 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? 2+2 कहीं पे 6 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा।
सिंपल, अगर आपको आपका 11th-12th का सारा कॉन्सेप्ट याद रहता है तो आप चाहे बोर्ड में बैठो, चाहे जेई मेन में बैठो, चाहे जेई एडवांस में बैठो, कहीं भी बैठो, आप वो कंपटीशन क्रैक कर दोगे। आप 11th-12th आप छोड़ो ना, जेई मेन एडवांस के बारे में सोचो ही नहीं। आप डेली ये सोचा करो कि आज जो हम पढ़े हैं वो हम याद कर लेंगे, दोबारा ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आएगा तो हम बना देंगे। आप अपने अंदर ये चीज डेवलप करो कि आपको डेली जो पढ़ा दिया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बस आपको कॉन्सेप्ट सब याद करते जाओ। समझ में आ रहा है ना? तब देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज h, कॉमा स्पीड ऑफ लाइट, speed of light that is c, and gravitational constant, and gravitational constant g, and gravitational constant g are used to form a unit of are used to form a unit of length, are used to form a unit of length that is L, and a unit of mass, and a unit of mass that is m. Then the correct options are, then the correct options are option A, m is proportional to under root c, option B, m is proportional to under root g, option C, L is proportional to under root h, that is Planck's constant, है ना? ऑप्शन डी, L is proportional to under root g। चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सॉल्व करो इसको, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है सबसे पहले हमारे पास ये तीन फंडामेंटल, ये तीन क्वांटिटीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन तीनों को यूज करके सबसे पहले हमने किसका यूनिट बनाया? लेंथ का, मतलब लेंथ को हमने इन तीनों के टर्म्स में लिखा। फिर हमने मास को इन तीनों के टर्म्स में लिखा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पहले आप लिखो, तो जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका बताया हूं उसे सॉल्व करो। आप लिखो L इज इक्वल टू h का पावर a, c का पावर b, g का पावर c। a b c का वैल्यू निकालो वहां से और आप देखो किस तरीके से लेंथ डिपेंड कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताया था क्या आपको? अभी बता देता हूं, जिसका भी डायमेंशन जानना है पूछ लो, बता देते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml2t-1, ml2t-1। लिख लो, यहां साइड में लिख दे रहे। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml2t-1। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड का डायमेंशन आप जानते ही हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हो।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन आपको पता है, m-1 L3t-2। स्पीड का डायमेंशन आप जानते ही हो, क्या होगा हिमांशु स्पीड का डायमेंशन? क्या होगा स्पीड का डायमेंशन? अरे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई डायमेंशन। निकालने के लिए या तो फॉर्मूला आना चाहिए या यूनिट पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो ऊपर लेंथ आ गया न्यूमरेटर में, बाई टाइम डिनोमिनेटर में क्या आ गया? टाइम। तो एल बाई टी को ऊपर ले जाओगे तो t-1 हो जाएगा, LT-1 है ना। लेंथ का डायमेंशन के ये स्पीड का डायमेंशन दैट इज c। लाइट के स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। ये तीनों डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। अब आप बताओ कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? जल्दी फास्ट बन जाना चाहिए भाई इतना देर में। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि मास डिपेंड कर रहा है hc और g पे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मास इज इक्वल्स टू h c g। h का पावर a, c का पावर b, g का पावर c। यहां से a b c का वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? m मास है यानी उसका मास का डायमेंशन है। a b और c का पावर कितना आ रहा है? तो यहां बताओ ना, ए बी सी का पावर कितना आ रहा है? बताइए, इतना बेकार सा सवाल है ये। सब तो बता ही दिए, डायमेंशन वायमेंशन बता ही दिए। अरे गजब कर दिए सब भाई। तो ये यहाँ क्या है? ये एबीसी का वैल्यू हाँ, ABCD गाना गाने लगोगे। तो सॉल्व करो इसको। इधर देखो, ये किसका डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? मास। यानी ये इसके मास का डायमेंशन है, यानी सिर्फ मास है। m1 L0 T0। LHS का डायमेंशन यही आएगा ना, यहाँ सिर्फ एक मास ही तो है, तो मास में डायमेंशन 1। यहाँ लेंथ और टाइम को दिख रहा है, तो लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन 0। h देखो, h का डायमेंशन आपको बता दिया हूं, ये देखो ml2 T-1 और इस पूरे का पावर a दे रखा है ना, ये पूरे का पावर a कर दो। c देखो, c क्या है? LT-1। LT-1 पूरे का पावर क्या आ गया यहां से? b। और g देखो, g का डायमेंशन पता है हमें, m-1 L3 T-2 और ये पूरे का पावर कितना है? c। यहां से कंपेयर करो, है ना। इधर m का डायमेंशन 1 L0 T0। यहां देखो m का डायमेंशन क्या आ रहा है? एक तो m यहां दिख रहा है कि यहां दिख रहा है? ये m का डायमेंशन आ रहा है a
माइनस सी। अरे -1 इंटू सी क्या होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। 9-10 पढ़े नहीं है सही से, है ना। a माइनस सी। उसके बाद देखो एल का डायमेंशन क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस 3c। 2a प्लस बी प्लस, ध्यान से देखना है, जहां आंख इधर का उधर गया तो तितर बितर हो जाएगा, आंसर छितरा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहां देखो तो टाइम का पावर क्या है, यहां से -a, यहां से -b, यहां से -2c। पहले तो ये सही से लिखो, अब आप यहां से कंपेयर कर लो। देखो यहाँ m का पावर क्या है, a माइनस सी, यहाँ m का पावर क्या है 1। कंपेयरिंग, देयरफॉर यहां से क्या बोल सकते हैं, a माइनस सी इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस 3c किसके बराबर आ रहा है, 0। और आपको पता है यहाँ पे क्या पता है, c किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस 3a इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू, इसको एज इट इज छोड़ दो, बाद में देखेंगे इसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आ जाओ, -a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। आपको पता चल चुका है a किसके बराबर है, c के, तो ये क्या आ गया यहाँ से -c। और यहां से देखो, अब देखो b को यूज कर सकते हैं, b किसके बराबर आ रहा है माइनस, तो यहां माइनस ऑफ b की जगह रख दो -5a, कोई दिक्कत। और ये -2c इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या आ गया, -c, माइनस इंटू माइनस प्लस a किसके बराबर है, ये क्या आ गया 5c -2c इक्वल टू, पूरा इक्वेशन c में आ चुका है। यहां से देख लो 5c माइनस 3c कितना आ जाएगा, 2c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू, c का वैल्यू 0 आ रहा है, c 0 तो a भी, हाँ कुछ गलती हो गया ना, कुछ तो गलती हुआ है, 0 कैसे आ गया सब। देखो तो एक बार ध्यान से, एस सी और जी दे रखा है ना, डायमेंशन बुक में सही दे रखा है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ है यहाँ पे, हाँ पिछला क्वेश्चन में, यहाँ कहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट ml2t-1, जी देखो कितना दे रखा है, m-1 L3t-2, जी के बाद Clt-1 HCG। अरे यहाँ गलती हो गया ना, ये 1 प्लस सी है ना, ये a इक्वल टू 1 प्लस सी होगा ना यहाँ पे, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे a का वैल्यू सही से पुट करो, a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, रुको रुको, यहाँ a का वैल्यू पुट करो 1 प्लस सी, 2 इंटू 1 प्लस सी प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। एक भी जगह अगर गलती हुआ तो ऐसे ही छितरा जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो क्या आ गया, 2 प्लस 2c प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, 2c प्लस 3c दैट इज 5c प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं बाद में कैसे यूज करेंगे, इधर आ जाए। यहाँ पर देखो क्या मिला था हमें इक्वेशन, -a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। एक बार देख लेना, इस बार सब सही से पुट किए है ना, एक ही जगह पुट किए थे 1 प्लस सी, 2 प्लस 2c प्लस b प्लस 3c, 5c
प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो ए की जगह क्या पुट कर दोगे, बताओ, ए की जगह पुट कर दो क्या, 1 प्लस सी, है ना, ये ब्रैकेट में माइनस था आगे, ए की जगह पुट कर दिए 1 प्लस सी। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ देखो तो माइनस बी दे रखा है ना, बी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को यूज कर लो, बी किसके बराबर आ रहा है, -2 माइनस बी आ रहा है ना, -2 माइनस, तो यहाँ माइनस बी था ना, बी की जगह क्या लिख देंगे, -2 माइनस 5c, -2c इक्वल टू, पूरा इक्वेशन सी में आ गया ये, -1 माइनस सी प्लस 2 प्लस 5c माइनस 2c इक्वल टू, यहां से देख लो, -2c माइनस 3c, 5c में से 3c गया, कितना आ जाएगा 2c, -1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देयरफॉर c का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2। अब देखो c का वैल्यू यहां रख दो, पहला वाला इक्वेशन में रखो, तो हमें पता है ना, नाउ हमें पता है a इक्वल टू 1 प्लस सी, सी का वैल्यू यहां रखो तो 1 माइनस 1/2, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, ए आ गया। अब देखो तो यहां देखो, बी का वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो, किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, जहां कहीं पुट कर दो। सी का वैल्यू कितना है -1/2, यहां पुट करो तो कितना जाएगा +5/2, -2 प्लस 5/2, बी का वैल्यू आ जाएगा। बी के लिए वो इक्वेशन यूज कर लो। नाउ हमें पता है बी किसके बराबर है, -2 माइनस 5c, दैट इज -2, सी का वैल्यू -1/2 पुट करो तो क्या आ जाएगा +5/2, एलसीएम लो, यहां से क्या आ रहा है सी का, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1/2, मिल गया ना, ए बी सी, a 1/2, b 1/2 और c -1/2। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब देखो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूला देखो क्या बन गया, m इज इक्वल टू h का पावर 1/2, और क्या दे रखा है c का पावर 1/2 एंड g का पावर -1/2, c की जगह -1/2। अब देख लो, ऑप्शन चेक कर लो, यहां ये दो जगह मास का बात कर रखा है, मास इज प्रोपोर्शनल टू √c, सही बात है, मास इज प्रोपोर्शनल टू √c का पावर 1/2 मतलब √c, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, मास इज प्रोपोर्शनल टू √g, नहीं, ये g का पावर -1/2 है, तो ये g नीचे आ जाएगा, एक तरह से यही लिखा हुआ है ना, √h √c डिवाइडेड बाय √, मास इज प्रोपोर्शनल टू √c एंड मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g, √g नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ऐसी लेंथ के लिए बात कर रखा है, तो फिर से आप लिखोगे, अब आप क्या करोगे, लेंथ इक्वल टू h का पावर a, c का पावर b, g का पावर c, फिर आप a b c का वैल्यू निकालो जल्दी फटाफट। अरे नहीं सॉल्व करने का आदत डालोगे कैसे कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो, समझ में आया ना कैसे बना ये? क्या दिव्यांशु समझ में आ रहा है क्या? हिमांशु बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हाँ ना, क्योंकि शुरू से लेक्चर नहीं किया ना तो फ्लो नहीं बना है, जाके नोट्स प्रॉपरली बनाओ, जो डाउट है पूछो। ये चैप्टर खत्म ही है, नया चीज नया स्टार्ट होगा, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से ध्यान से पढ़ना और इसको जाके कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, जहां डाउट है उसको पूछो। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, अब आप एक बहुत सीनियर क्लास में आ चुके हो, आप समझ रहे हो, अब आप प्रोफेशनल बनने के तरफ बढ़ रहे हो, आप कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स को ही पढ़ रहे हो, तो हल्के में मत लेना, मेहनत करना पड़ेगा घर पे। डीसी पांडे ले लिया ना सब, हैं? वॉल्यूम 1 डीसी पांडे, जितना जल्दी हो सके, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि 2 साल तक हम यही बोलते रह जाएं, डीसी पांडे ले लिए ना
टाइम खत्म, डीसी पांडे लिए ही नहीं, पता चला। अरे बोल रहे हैं डीसी पांडे सर का किताब पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, उसको जल्दी ले लो, अब सेकंड हैंड ही लेना। पहले जाके दुकान में बोलना सेकंड हैंड, एकदम नया नया पीस पड़ा रहता है, बहुत सारा बच्चा खरीदता है, अब खरीद के उसको घर पे रख देता है और डेली एक बार आके प्रणाम करता है उसको। लेकिन उसको खोल के पढ़ना था ना, तो आपको एकदम चकाचक चमकता हुआ किताब मिलेगा सेकंड हैंड। पहले सेकंड हैंड के लिए जाना, तब नहीं मिले या अच्छे कंडीशन में नहीं मिले तब फर्स्ट हैंड लेना, है कि नहीं? जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में बार बार देखो। जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं, अचानक से आप कुछ ऐसा सुने नहीं समझ में आया, बैक करो 2 मिनट पीछे, फिर सुनो उसको। मेहनत करना पड़ेगा। देखे ना, एक इक्वेशन हम गलती लिख दिए, गलती से यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, हम नहीं ध्यान दिए, तुम लोग तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो तो यहाँ से पूरा गलत हो गया था। देखिए कैसे छितराया था ना, स्टार्टिंग में ही गलती हो गया, बताइए आखिरी में भी गलती होता तो समझ में आता। गुड, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, ये सब इक्वेशंस डायमेंशन वाला लिखा हुआ है कि नहीं? बस यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया, मास का डायमेंशन 0 हो गया। यहाँ मास का डायमेंशन 0 हो गया, लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया, यही हुआ ना? यानी यहाँ से a माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा? a इक्वल टू सी। अरे भाई लेंथ यहाँ लिखा हुआ है ना, लेंथ मतलब मास में डायमेंशन 0, लेंथ में डायमेंशन 1, टाइम में डायमेंशन 0। और यहाँ मास और टाइम का टर्म दिखाई दे रहा है, तुम ही से पूछ रहे हैं, मास और टाइम का टर्म दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नहीं, तो मास में डायमेंशन 0, टाइम में डायमेंशन 0। भाई टाइम नहीं है वहां पे, ऐसे नहीं करो, समय खराब हो जाएगा फिर। टाइम में डायमेंशन 0, यहाँ टाइम वाला टर्म दिख रहा है नहीं। और हमें कह रहा था लेंथ को हमें एच सी और जी के टर्म्स में लिखना है, लेंथ को। तो यहाँ एच सी जी, एच का पावर ए, सी का पावर बी, जी का पावर सी। भाई तो ये सब डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसी को इक्वेट कर दो, कंपेयर कर लो, a माइनस सी इक्वल टू 0 आएगा। इन सबको ऐसे लिख दिए, कंपेयर कर लो, यहाँ मास का डायमेंशन 0, यहाँ मास का डायमेंशन a माइनस सी, तो a माइनस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू सी। उसके बाद देखो 2a प्लस बी प्लस 3c किसके बराबर आ जाएगा? अब 1 के बराबर आ जाएगा। और यहां पे ये माइनस ए माइनस बी माइनस 2c किसके बराबर आएगा? टाइम का डायमेंशन क्या है? 0। यहां से सॉल्व करो ए बी सी के लिए, यहां आ चुका है हमारा a इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करो, a c के बराबर है ना, पुट कर दो, a c के बराबर है, दैट इज 2c प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 1। यहां से क्या आ गया? 5c प्लस b इक्वल टू 1। इसको यूज करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो। अभी यहाँ पे आ जाओ, a किसके बराबर है? c के बराबर, तो माइनस c। यहां से देखो माइनस b लिखा है ना, यहां से देखो b को क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू 1 माइनस 5c। पुट कर दो यहाँ पे, b की जगह लिख दो 1 माइनस 5c, और ये माइनस 2c इक्वल टू 0। ये पूरा c में आ चुका है इक्वेशन, माइनस c माइनस 1 प्लस 5c माइनस 2c इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या आ रहा है? माइनस 2c माइनस c माइनस 3c, 5c माइनस 3c क्या आ गया? 2c इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू 1/2। c इक्वल टू 1/2, तो वहां से देखो a इक्वल टू c था ना, a इक्वल टू c था, तो देयरफॉर a भी किसके बराबर आ गया? 1/2। b निकाल लो वहां से, b इक्वल टू
1 माइनस 5c, यानी 1 माइनस c कितना है 1/2, तो ये 5/2, ये कितना आ गया -3/2। खत्म, फॉर्मूला हमारा बन गया। l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू h का पावर a, दैट इज 1/2। नेक्स्ट c का पावर b, दैट इज b कहाँ है, यहाँ है, -3/2। g का पावर c, दैट इज 1/2। एक तरह से यही लिखा हुआ है ना, √h √g डिवाइडेड बाई c का पावर 3/2। देख लो, c और d आ रहा है ना, गुड। है ना, तो इस देखो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए सी डी। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। फॉर्मूला बनाए मास और लेंथ का HCG के टर्म्स में, वहां से चेक कर लिए किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बना नहीं लोगे सब, तब एक बार प्रैक्टिस कर लिए और अब आइडिया लग गया आपको। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना यहां तक। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, यहां पे हमारा डायमेंशन खत्म है, बस आप लिख लो डायमेंशन का लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या ड्रॉबैक है। हाँ लिखो, एक लाइन छोड़ करके हेडिंग तो आप लिखो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, limitations of dimensional analysis, limitations of dimensional analysis, है ना। तो जैसे यहां पे देखो, इसी क्वेश्चन में आप देख लो, ये जब आप L का फॉर्मूला बना रहे हो तो L इज प्रोपोर्शनल टू दिस ना, L इज प्रोपोर्शनल टू H का पावर A, C का पावर B, G का पावर C। तो मैंने बताया था जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, इक्वल टू लगाते हो, तो आपको एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, तो पहला लिमिटेशन है। लिखो लिखो, फर्स्ट लिमिटेशन लिखो, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। The value of dimensionless constant cannot be calculated. The value of dimensionless constant cannot be calculated. The value of dimensionless constant cannot be calculated, है ना। डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग डायमेंशनलेस कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड लिखो, है ना, अगर मान लो किसी फॉर्मूला में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से? नहीं, क्योंकि वो सब क्या है, कांस्टेंट है। लिखो लिखो, we cannot derive the formula, we cannot derive the formula, we cannot derive the formula, we cannot derive the formula containing trigonometric comma exponential and logarithmic functions. We cannot derive the formula containing trigonometric comma exponential and logarithmic functions. We cannot derive the formula containing trigonometric comma exponential and logarithmic functions. And logarithmic, logarithmic, logarithmic and logarithmic functions.
क्या है ना, लिख लिए नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, we cannot derive a formula which contains sum or difference of two quantities. We cannot derive a formula which contains sum or difference of two quantities. We cannot derive a formula which contains sum or difference of two quantities, which contains sum or difference of two quantities. जैसे मान लो ये फॉर्मूला आप पढ़े हो 9th में, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आरएचएस में दो टर्म है, एक तो यूटी वाला टर्म है और एक हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म है। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। चलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, हेडिंग दो, और यही फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो है ना, पीसीएम में से पी निकाल के फेंक देना। समझ में आ रहा है ना? बाकी सीएम से काम चला लेना, या पीसीबी है तो पी निकाल के हटा देना और सीडी से काम, सीबी से काम चला लेना। समझ में आ रहा है ना? देखो अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, जैसे वेक्टर्स, वेक्टर फिजिक्स का फाउंडेशन है। मतलब ये वो ईटा है जिस पे पूरा फिजिक्स का बिल्डिंग टिका हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिजिक्स का क्लास करना छोड़ देना, अगला बार से क्लास करने मत आना। समझ आ रहा है ना? अगर आपको वेक्टर नहीं समझ में आया तो फिर फिजिक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है। और वेक्टर क्या है? बहुत आसान है। होता क्या ना कि बच्चा सब ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। अरे वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है। अरे वेक्टर होता क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड, बस खत्म वेक्टर। बताइए, समझ ही में नहीं आता है? बस इतना ही है वेक्टर, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? तो बस आपका फिजिक्स अब स्ट्रांग हो जाएगा। वेक्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? बताओ, कुछ बच्चा आता है डायरेक्ट 12th में ज्वाइन करता है पढ़ने के लिए हमसे, उसको वेक्टर ही नहीं आता है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बोलते हैं कि जाओ वेक्टर रिवाइज करो, रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं पढ़ा हुआ है देख लो उसको, है ना? बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं हो सकता है, इस बात को समझो। समझ में आ रहा है? तो आप समझ लो ना कि पूरे फिजिक्स का 11th और 12th मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो अभी, वेक्टर। क्यों? क्योंकि एकदम बेसिक फंडामेंटल पूरा फिजिक्स इसी पर टिका है। समझ में आ रहा है ना? वेक्टर्स, बताइए, इतना आसान टॉपिक है ना? बहुत आसान है। आपको देखना, पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। आप बस घर पे जाके उसको रिवाइज करना अच्छे से, जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना, बस आप देखना एकदम वेक्टर में कमाल कर दोगे। अब देखो, इससे ज्यादा आपको अभी डायमेंशन में टाइम नहीं देना है, हो गया। जितना डायमेंशन था, जितना नोट्स में लिखा है, बहुत है। समझ में आ रहा है ना? अब हो सकता है आप कहीं पे टेस्ट वेस्ट दो तो आपको वहां पे दे देगा परमिटिविटी का डायमेंशन, है ना, परमिएबिलिटी का डायमेंशन। तो ध्यान से सुनो, हम बता दे रहे हैं कि ये सब डायमेंशन याद कर लेना, अभी लिख के कहीं पे चिपका दो रूम में, है ना? जितना भी कांस्टेंट सब है, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वीएन्स कांस्टेंट, जिसके पीछे कांस्टेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जाके देखना, उसका डायमेंशन लिख लेना। वही पूछता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, वीएन्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जितना कांस्टेंट सब है उसका डायमेंशन, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, इसका डायमेंशन, और क्या, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस,
ये सबका डायमेंशन समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या करोगे, आप कोचिंग का एग्जाम दोगे तो उसमें दे देगा ये सब डायमेंशन, लेकिन ये सब डायमेंशन हमें ऐसा नहीं कि बैठ के रटना है। अगर रटने बैठ गए तो फिर आप फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। ये सब है कि आप 2 साल में जितना फॉर्मूला पढ़ोगे, आपको फॉर्मूला याद करना है, और उस फॉर्मूला की मदद से फिर आपको ये डायमेंशन सब दिखने लगेगा, और ऑटोमेटिक एक दिन आपको डायमेंशन सब फिर याद हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो हमें चीजों को आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, नेक्स्ट इज वेक्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेक्टर्स। अब देखो, आपको मैंने ये बता दिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये भी हमने पीछे वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बताओ। Q इक्वल टू एन यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से सुनना, अभी सुनते जाओ। जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो दो चीज से बना है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। इसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, समझ गया ना। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उन्हीं को बोला जाता है वेक्टर्स। समझ गए ना। मैग्नीट्यूड मतलब समझ गए ना, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और एक यूनिट भी आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और एक यूनिट भी आएगा, ध्यान रखना ये सब, समझ में आ रहा है ना। लिखो आप लोग, लिखो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। लिखो लिखो स्केलर क्वांटिटीज। देखो स्केलर क्वांटिटीज लिख लिए ना। स्केलर क्वांटिटीज लिख लिए। देखो इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पॉइंट लिखो। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रिक रूल्स की मदद से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, है ना। ध्यान से देखो, आप मान लो मार्केट में गए, आप गए 5 केजी चीनी खरीदने के लिए, 5 केजी शुगर। घर से फोन आ गया, मोबाइल लेके गए थे आप, घर से फोन आ गया कि और 3 किलो चीनी ले लो, और 3 किलो चीनी ले लो, तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 केजी शुगर, है कि नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी हाँ, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अलजेब्रिक रूल्स की मदद से। सेकंड पॉइंट लिखो, देखो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेकंड पॉइंट लिखो, दे कैन बी एडेड, they can be added or subtracted by ordinary rules of algebra. They can be added or subtracted by ordinary rules of algebra. They can be added or subtracted by ordinary rules of algebra. By ordinary rules of algebra. समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल लिखो, आप स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखते जाओ, तो लिखो फटाफट, लिखो एग्जाम्पल, लिखो मास, लिख लिए ना, मास, मास कॉमा वॉल्यूम कॉमा डिस्टेंस कॉमा स्पीड कॉमा डेंसिटी, लिखते जाओ, कॉमा वर्क, वर्क वर्क 9th में पढ़ना था, वर्क पावर एनर्जी, वर्क कॉमा पावर कॉमा एनर्जी
कॉमा चार्ज, कॉमा करंट, कॉमा पोटेंशियल, कॉमा टाइम, कॉमा टेम्परेचर, है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। समझ में आ रहा है ना? आप इनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बताओ, क्या स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। जैसे देखो, टेम्परेचर लिखा है ना, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, तो कहीं कहीं पे टेम्परेचर चला जाता है ना -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव रहता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्क पावर एनर्जी सॉरी वर्क पावर नहीं, वर्क पावर एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नहीं, कुछ कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा भी है जो नेगेटिव हो सकता है। जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो, वेक्टर क्वांटिटीज। लिखो, a physical quantity having magnitude as well as direction the physical quantity having magnitude and direction, क्या लिखा है आपको अभी? the physical quantities having magnitude and direction and which obeys vector law of addition, and which obeys vector law of addition, मतलब जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, एंड विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप वेक्टर बोल सकते हो, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसी को वेक्टर बोला जाता है। ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उनको वेक्टर नहीं बोलते हैं। जैसे करंट, करंट देखो मैंने आपको स्केलर में लिखा दिया, लिखा है कि नहीं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए उसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलते हैं। इधर ध्यान दो, देखो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आप वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, नॉर्मल अलजेब्रा को यूज करके डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इधर देखो, आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मान लो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, है ना? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, स्ट्रेट लाइन में आप इस डायरेक्शन में मूव किए।
और मान लो ये पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। अब आप ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गए, सेम डायरेक्शन में गए, सेम डायरेक्शन में गए, आपने डायरेक्शन नहीं चेंज किया अपना, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गए और आप कितना डिस्टेंस कवर किए, मान लो 4 मीटर। आपसे कोई पूछेगा कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना आएगा 4 + 3 दैट इज 7 मीटर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव करते रहोगे तो आप देख रहे हो ना ये ए बी और बी सी दोनों ऐड हो गया, ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब मान लो आप ए से बी तक इधर मूव किए, ए से बी तक इधर मूव किए कितना 3 मीटर, और फिर आप बी से उल्टा डायरेक्शन में मूव किए सी तक, बी से सी तक 4 मीटर, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, है ना। मान लो आपने इस डायरेक्शन को ले लिया प्लस, जैसे इस डायरेक्शन को हमने ले लिया था प्लस, तो इधर +3 गए -4 चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है -1 मीटर आ रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि नहीं डायरेक्शन चेंज करने पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जा रहा है कि नहीं। अब यहां पे तो हम लोग डायरेक्ट प्लस और माइनस कर पाए क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन को छोड़ोगे तब आप डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। ये देखो तीसरा केस, मान लो आप ए से बी तक गए 3 मीटर, ए से बी तक गए और ये बी यहां से फिर परपेंडिकुलरली मूव करने लगे 90 डिग्री के एंगल पे, फिर आप बी से सी तक गए 4 मीटर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप यहाँ पे 3 + 4 या 3 - 4 करके निकाल सकते हो क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। और ये आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे L के बराबर है कितना आएगा 5 मीटर। तो आप देख रहे हो ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पे देखो क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए क्या, नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आप उनको नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छा। तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये वेक्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।